हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर मार्च 2025 के। हमारी वीडियो में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 1 से 10 मार्च के करंट अफेयर। आज हम 10 से 31 मार्च तक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के डिस्कशन को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा बैंक है जो अंदरौली गाँव में टूरिज्म फैसिलिटीज, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए फंड्स को प्रोवाइड कर रहा है? इसका सही आंसर है हमारा एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक 10 करोड़ का फंड प्रोवाइड कर रहा है ताकि अंदरूनी विलेज में एडवेंचर स्पोर्ट्स और उसी से रिलेटेड टूरिज्म फैसिलिटीज को विकसित किया जाए। अंदरौली गांव ऊना डिस्ट्रिक्ट के बंगाना सब डिवीजन में गोविंद सागर लेक के तट पर स्थित है। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए और एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। फॉर्मेशन कब हुई थी एडीबी की? 19 दिसंबर 1966 में। इसके सीईओ है मिया ओका। अभी इसमें मेंबर कंट्रीज कितनी है? टोटल मेंबर कंट्रीज 69 है। लेटेस्ट मेंबर कौन है इसका? लेटेस्ट मेंबर है इसका इजराइल, 69th मेंबर, जो 27 सितंबर 2024 को इसका लेटेस्ट मेंबर बना था। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, अभी हाल ही में नेशनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी में एचआरटीसी को कितने अवार्ड मिले हैं? अभी हाल ही में नेशनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी में एचआरटीसी को 4 अवार्ड मिले हैं। ये अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करवाए गए थे न्यू दिल्ली में, और ये 4 अवार्ड में से फर्स्ट प्राइज में इनको मिला है टायर परफॉर्मेंस कैटेगरी में, जिसके लिए इनको 50,000 रुपीज मिले हैं। इसके अलावा और भी अवार्ड मिले हैं, जैसे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन अवार्ड, व्हीकल यूटिलाइजेशन अवार्ड, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक है जो एचपी शिवा प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है, जो अभी हाल ही में न्यूज में बना हुआ था? एचपी शिवा प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एचपी शिवा यानी कि हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। टोटल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की 1292 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट का काम क्या है? इस प्रोजेक्ट का काम है बेसिकली जो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसमें रेवोल्यूशन लाना एक तरह से, और जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंज, गुआवा, मैंगो, पोमेग्रेनेट, लीची, प्लम, परसिमन्स, पेकन नट्स, वॉलनट्स जैसे, इन सब को क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से ग्रो करवाना लोअर हिमाचल के एरियाज में 7 डिस्ट्रिक्ट में से शुरू किया गया था। लोअर हिमाचल में इन सब चीज़ों को जनरली, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एप्पल ही एक ऐसा फ्रूट है जिसे जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है हिमाचल प्रदेश में, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से ग्रो करवाया जाता है। तो उसी की तर्ज पर ही ये अदर जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनको भी ग्रो करवाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश शिवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अभी ये न्यूज़ में क्यों आया था? अभी ये न्यूज़ में इसलिए आया था कि अभी इसमें एग्जॉटिक फ्रूट्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है, जैसे अवाकाडो, ब्लूबेरी, ड्रैगन फ्रूट, मैकेडेमिया नट्स, इन सबको भी एचपी शिवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्रो करवाया जाएगा। तो इसीलिए ये न्यूज में अभी आया हुआ था। नेक्स्ट आ गया हमारा, सेचू फेयर हिमाचल के किस जगह पर सेलिब्रेट किया जाता है? सेचू फेयर हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के रिवालसर में सेलिब्रेट किया जाता है। ये बुद्धिस्ट गुरु पद्म संभव की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। 3 दिन का ये त्योहार होता है, हर साल इसे मनाया जाता है। दुनिया भर से जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं एक जगह पर और इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। रिवालसर, जिसका पुराना नाम हृदय लेश है, इसे हम जानते हैं सबसे पहले तो मेडिटेशन साइट, लोमस ऋषि की तपस्थली के नाम से जानते हैं। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है। एक तो इसे हम लोमस ऋषि की मेडिटेशन साइट के नाम से जानते हैं। सेकंड, गुरु गोविंद सिंह की बर्थ साइट के नाम पे जानते हैं रिवालसर को। रिवालसर के बारे में ना थोड़ी सी छोटी सी चीज, आप एक मिथिकल स्टोरी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जस्ट नॉलेज के लिए। हृदयलेश इसका पुराना नाम है। हृदयलेश का मतलब होता है झीलों का राजा। एक्चुअली क्या हुआ था कि पूर्व काल में जो लोमस ऋषि जी थे वो हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। इसके इसी दौरान इन्होंने पर्वत पर चढ़कर एक हृद यानी तालाब को देखा जो बहुत ज्यादा सुंदर था और इसके चारों तरफ जो वृक्षों से घिरा हुआ था। उन्हें ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा और इसको देखकर वो इतने ज्यादा खुश हो गए कि वो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आने के लिए वो तप करने लगे। 3 माह तक इन्होंने कठोर तप यहाँ पर किया। इसे देखकर जो इंद्र थे उनको थोड़ा सा लगा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा तप कर रहा है, अभी भयभीत हो गए, तो उसको उन्होंने भंग करना चाहा तपस्या को। उन्होंने काफी कोशिश की लेकिन उनके बहुत विघ्न बाधाओं के बावजूद भी वो तपस्या करते रहे।
इस चीज से खुश होकर शिव जी भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और शिव जी भगवान ने, शिव पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए, काफी ज्यादा खुश हुए थे इससे। और इसके बाद इसी से ही उनको महाकल्प पर्यंत जीवित रहने का वरदान भी दिया गया। इस जगह को पंचपुरी के नाम से भी जानते हैं। पंचपुरी का मतलब होता है जहां पर 5 देवता वास करते हैं। एक्चुअली ये जगह इतनी ज्यादा सुंदर थी कि ब्रह्मा, विष्णु, गणपति, सूर्य और पार्वती, शिव पार्वती सहित 5 देवताओं को ये काफी ज्यादा पसंद आया। वो यहाँ पर आकर तैरने लगे और इन्होंने यहाँ टिल्ले बेड़ों में निवास करने का निश्चय लिया। तो इसलिए इसे पंचपुरी या फिर 5 देवता का वास भी कहते हैं। तो ये छोटा सा इतिहास था रिवालसर जगह का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अभी हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हिमाचल प्रदेश को टोटल कितने मेडल्स मिले हैं? खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हिमाचल प्रदेश को टोटल 18 मेडल मिले हैं, जिसमें 6 गोल्ड है, 5 सिल्वर है, 7 ब्रॉन्ज है। विमेन्स को 18 में से 13 मेडल मिले हैं, मतलब विमेन ने इसमें काफी ज्यादा मेडल्स लिए हैं। कुछ एक एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं हिमाचल प्रदेश की, जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश की एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज है। जैसे कि तेंजिन डोलमा हो गई, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इन्हीं स्पोर्ट्स में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। कुल्लू के मनाली से ये बिलोंग करती है। सेकंड है आपकी नताशा मेहर, जिन्होंने सिल्वर जीता था, मनाली से बिलोंग करती हैं। आंचल ठाकुर है, गोल्ड जीता था, मनाली से बिलोंग करती है। तनुजा ठाकुर सिल्वर जीता है, शिमला से बिलोंग करती है। सुहानी है, एक ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने। प्रीति ठाकुर है, गोल्ड जिन्होंने जीता है। एक प्रकृति ठाकुर है जो लाहौल स्पीति से बिलोंग करती है। ये उमा ठाकुर जी की बेटी है। उमा ठाकुर वो महिला है जिन्होंने की स्कीइंग में परशुराम अवार्ड पाने वाली पहली महिला है ये उमा ठाकुर, और इनकी बेटी भी एथलीट है, प्रकृति ठाकुर। एक और है हमारे पैरा एथलीट सुनील कुमार, ऊना से बिलोंग करते हैं। अभी हाल में 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स के लिए इनको चेन्नई में सम्मानित किया गया था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये अभी गुलमर्ग में इन्हें आयोजित किया गया था। अब कुछ एक ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिनमें हिमाचल प्रदेश ने डोमिनेंस बरकरार रखी थी, मतलब इन खेलों में। वो कौन सी है? एक तो हो गई आपकी अल्पाइन स्कीइंग इवेंट, 8 मेडल जीते थे जिसमें 3 गोल्ड है। सेकंड आ गई स्काई माउंटेनियरिंग, 6 मेडल जिसमें जीते थे। नेक्स्ट आ गया हमारा प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल, जिनको हाल ही में विश्वलंबी रविंद्रनाथ टैगोर का अवार्ड दिया गया है। ये हिमाचल प्रदेश के किस विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी से संबंध रखते हैं। वहां के वीसी है, ये वाइस चांसलर हैं। इन्हें अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल हेरिटेज कोलकाता ने विश्वलंबी रविंद्रनाथ टैगोर का अवार्ड दिया था। 46th एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ओरिएंटल हेरिटेज के ऊपर, जिसमें उन्हें यह अवार्ड दिया गया था। इन्होंने ऐसा क्या काम किया है? इन्होंने एजुकेशन में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया है, आउटस्टैंडिंग योगदान दिया है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर की अपने हेरिटेज नॉलेज को इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर में अप्लाई किया था, जिसके लिए उन्हें इस अवार्ड से इसके साथ ही नेचुरल फार्मिंग में इनके योगदान को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जैसे कि PK3Y यानी कि प्रधानमंत्री खेती किसान खुशहाल योजना को इम्प्लीमेंट करने में एक की रोल निभाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने निभाया है। प्रधानमंत्री खेती खुशहाल योजना 2018 में शुरू की गई थी और बहुत बार इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस योजना के तहत स्टेट में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। इसके साथ ही जब भी हम किसी नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि नेचुरल फार्मिंग के ऊपर साइंटिफिक डेटा को जनरेट किया जा सके प्रैक्टिसेस के लिए, नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए, तो उसमें भी इनका रोल हमेशा फोरफ्रंट पर रहता है। नेक्स्ट आ गया हमारा लुच गांव, जो अभी न्यूज में था, वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो इसका सही आंसर है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चंबा डिस्ट्रिक्ट के पांगी में लुज गांव स्थित है। एक्चुअली बहुत बार ना इस तरह से ये पर्टिकुलर विलेजेस वगैरह इनकी लोकेशन पूछ ली जाती है कि ये पर्टिकुलर गांव कहाँ पर स्थित है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था कि यहाँ पर कुछ एक हाउसेस कोलैप्स हो गए थे, गिर गए थे, और ये टच करता है आपकी J&K की बाउंड्री को, बॉर्डर पे है ये J&K की बाउंड्री के साथ। नेक्स्ट आ गया हमारा
मिनिमम इनकम क्राइटेरिया क्या है अगर किसी फैमिली को हमने बीपीएल स्कीम के अंतर्गत इंक्लूड करवाना है? तो मिनिमम इनकम क्राइटेरिया है 50,000 रुपीज आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो स्टेट में 2.66 लाख बीपीएल फैमिलीज हैं 3,615 ग्राम पंचायत में। अभी इसमें थोड़े से और चेंजेस किए गए हैं, जैसे जनवरी 9 को एक चेंज किया गया है कि अगर किसी फैमिली में 18 से लेकर के 59 ईयर्स तक कोई भी अडल्ट मेंबर नहीं है और उसकी हेड विमन है, या फिर उनके जो हेड हैं उनको 50% की डिसेबिलिटी है, मैन है बट 50% की डिसेबिलिटी है, तो उन लोगों को भी बीपीएल की श्रेणी में लाया जाएगा। या फिर कोई ऐसा, लेकिन उसके लिए शर्त ये भी होनी चाहिए कि जो मेंबर है उनको मनरेगा में 100 दिन के लिए उन्होंने काम किया होना चाहिए जो फैमिली के मेंबर हैं। या फिर एक और कंडीशन है कि अगर कोई ऐसी फैमिली जहाँ पर क्रोनिक डिजीजेस हैं और पर्टिकुलर जो हेड है फैमिली के, जैसे कैंसर हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया, तो उन लोगों को भी इस श्रेणी में, बीपीएल की श्रेणी में इंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट आ गया हमारा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 हिमाचल प्रदेश का ग्रोथ रेट क्या रहा है? 6.7%। अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की, जो एक्सपेक्ट की जा रही है 2.5 लाख, जिसमें ग्रोथ देखी गई 9.6% की पिछले साल के तौर पर। कुछ एक इकोनॉमिक सर्वे की झलकियां हैं यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी, बाकी डिटेल में तो हम इकोनॉमिक सर्वे को बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में देखा गया कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबल रही। 2023-24 में 5% थी, 5% रही थी, और करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें यानी 2024-25 में ये 4.2% रही, तो काइंड ऑफ स्टेबल ही थी, थोड़ा सा डिक्रीज देखा गया। एडवांस्ड एस्टिमेट्स की अगर हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स हैं वो 3.07% से ग्रो करेंगे। एक नोटेबल इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है 2023-24 के कंपेयर में, जिसमें कि नेगेटिव ग्रोथ थी -2.63%। इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा आपका 8.1% के तर्ज पर, जो कि नेशनल लेवल पे देखा जाए तो 6.5% है। टूरिस्ट अराइवल 2024 में उनको थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखा गया, जैसे कि 2024 में 181.24 लाख टूरिस्ट आए और 2023 में ये थे 150.99 लाख टूरिस्ट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका कितना है? 5.4% अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में ये ज़्यादा है इसकी नेबरिंग कंट्रीज नहीं, नेबरिंग स्टेट्स से, जैसे कि यूके हो गया, पंजाब, हरियाणा, या फिर इंडिया का भी हम एवरेज देखें जो 45.1% है इंडिया का एवरेज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश का। कितना है हिमाचल प्रदेश का? वो है 60.5%। इसका मेन रीज़न एक ये भी है कि एग्रीकल्चर इसका मेन रीज़न है, क्योंकि अभी हम स्टेट इकोनॉमी की बात करें तो हम सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, तो हमारी इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर। और जो भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज होती है ना, उनका ज़्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता ही है। अभी हाल ही में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर किसे नॉमिनेट किया गया है नीचे दिए गए हुए ऑप्शन में? तो ये नॉमिनेट किया गया है डॉक्टर मनीष कपूर को, जो स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर हैं। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड क्या है? बेसिकली ये एक हाईएस्ट स्टैट्यूटरी डिसीजन मेकिंग बॉडी है सेंट्रल ड्रग्स रेगुलेटर की, और डॉक्टर मनीष कपूर इकलौते ऐसे ड्रग कंट्रोलर हैं किसी भी स्टेट और यूटी से जिनको कि इस इन्फ्लुएंशियल बोर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। डी टैब यानी कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या होता है? बेसिकली ये क्या करता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ड्रग रेगुलेशन, जो पूरे भारत में ड्रग रेगुलेशन किस तरह से की जाती है उसी से ही रिलेटेड अगर कोई टेक्निकल मैटर होता है तो उसमें ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, उन्हें सलाह देता है। नेक्स्ट आ गया हमारा कोटपल्ली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन है? तो ये है आपका SJVN सतलुज जल विद्युत निगम। कोटपल्ली फंडेड स्टोरेज प्रोजेक्ट 1800 मेगावाट का है। MOU साइन किया गया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के साथ।
और ये प्रॉमिस करता है कि भाई 3,967 मिलियन यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी एनुअली प्रोड्यूस की जाएगी। सतलुज जल विद्युत निगम को 1988 में इनकॉर्पोरेट किया गया था एज अ नाथपा झाकरी पावर कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट ज्वाइंट वेंचर है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के बीच में। टोटल हाइड्रो पावर कैपेसिटी है इसकी 1972 मेगावाट। अभी इसके जो सीएमडी हैं, चेयरमैन एंड एमडी, वो राजकुमार चौधरी हैं। ये भी इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखनी है कि जो सतलुज जल विद्युत निगम है उसे नवरत्ना का स्टेटस मिल गया है। अब ये नवरत्ना कंपनी है। पूरे भारत में कितनी टोटल नवरत्ना कंपनी है? 26 नवरत्ना कंपनी है पूरे भारत में। अभी लेटेस्ट जो अभी इंक्लूड की गई है वो एक IRCTC है और एक IRFC यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नवरत्ना का स्टेटस किस बेसिस के ऊपर दिया जाता है इन कंपनीज को? नवरत्ना का स्टेटस दिया जाता है अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और ये इंडियन इकोनॉमी में एक सिग्निफिकेंट तौर के ऊपर कंट्रीब्यूट करती हो, मतलब इनका जो योगदान है वो सिग्निफिकेंट हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो इनका योगदान, तब इनको नवरत्ना का स्टेटस दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए हुए ऑप्शन में थर्ड मोस्ट डेट स्ट्रेस्ड स्टेट कौन है भारत में? तीसरा सबसे ज्यादा जिसपे कर्जा चढ़ा हुआ है वो कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश पर अभी 1.03 लाख करोड़ का कर्जा है। अब इसके लिए हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ब्लेम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हमारी जो ग्रांट्स है उनको दिया भी नहीं जा रहा है, जो भी चीजें उनकी बन रही है उनको नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि फैक्ट के बेसिस पे बात करते हैं, वैसे तो पॉलिटिक्स पे लोग एक दूसरे के ऊपर कुछ भी बोलते रहते हैं, बट हम फैक्ट्स के बेसिस पे बात करते हैं। जैसे कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो सेंटर की तरफ से स्टेट को मिलती है वो भी कम देखी जा रही है। जैसे 2025-26 में ये देखी गई 3,257 करोड़, जो कि इससे पिछले साल थी 6,258 करोड़। इसके साथ ही जो जीएसटी कंपेंसेशन है स्टेट्स के लिए वो 2022 में ही एंड हो गई थी, जिससे भी स्टेट को लॉस हुआ क्योंकि अब इनको जीएसटी कंपेंसेशन नहीं मिल रहा था। फिशल डेफिसिट कितना है 2025-26 में? ये 10,338 करोड़ है। स्टेट जीडीपी का अगर हम देखें तो 4.04%। कितना फिशल डेफिसिट है? 10,338 करोड़ यानी 4.04% ऑफ स्टेट जीडीपी। एक्चुअली ना कभी मैच मेकिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें ये चीज़ें पूछ ली जाती है कि फिशल डेफिसिट कितना रहा पर्टिकुलर ईयर में, तो ये थोड़े थोड़े मोटे मोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है जो हाल ही में कंप्लीट हुआ है? तो ये है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के सैंज वैली में है ये। इसे NHPC के द्वारा लगाया गया और इसकी जो कैपेसिटी है वो 800 मेगावाट की है। काफ़ी समय के बाद, काफ़ी सालों के बाद ये बनकर के तैयार हुआ है। नेक्स्ट थोड़ा इजी सा है, हिमाचल प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी कौन है करंट में? ये प्रबोध सक्सेना है। न्यूज़ में इसलिए आए हुए थे क्योंकि अभी 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया इनके कार्यकाल को। खत्म हो चुका था इनका कार्यकाल, लेकिन 6 महीने का एक्सटेंशन इनको अभी दिया गया है। लास्ट जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जो हमने 1 से 10 मार्च की वीडियो में डिस्कस किए थे करंट अफेयर्स, उन्हीं में से ही एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब लॉन्च किया गया था? पहली बात, पहला क्वेश्चन। सेकंड, अभी हाल ही में इसकी 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया था। उस दिन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे था, वो डे क्या था? उस डे को कब मनाया जाता है और इस बार उस डे की थीम क्या थी? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे।